हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में कई तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में टोटल गुड्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा है हमारा फाइनल गुड्स। तो चलिए आइए जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स which are yet not ready for use by their final users। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये फैक्ट्री में अभी भी इन पे काम चल रहा है, इन्हें फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का और इन्हें उस लायक बनाना कि ये कंज्यूमर अब इसको यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज बाई वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स को एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है। क्यों खरीदती है? ताकि वो इसे यूज कर सके एज अ रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रिसेल। देखिए, एज अ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक बेकरी का, तो बेकरी की अगर कोई शॉप है, उसने शुगर खरीदा, उसने ब्रेड खरीदा, तो ये क्या है? उसके लिए रॉ मटेरियल है जिससे वो केक बनाएगा। और एज गुड्स फॉर रिसेल, देखिए जितने भी हमारे आसपास रिटेल शॉप्स होते हैं वो मार्केट में होलसेलर से सामान खरीदते हैं ताकि वो उसको फर्दर सेल कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फाइनल गुड्स। देखिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया हुआ है और अब उनमें किसी भी तरीके का वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये गुड्स फाइनल यूजर्स द्वारा कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। अब फाइनल यूजर्स कौन हो सकते हैं? फाइनल यूजर्स कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो कि वो गुड्स है जो कंज्यूमर यूज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फाइनल गुड्स पे किया गया किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, etc। और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर बनाता है और दूसरा यूज करता है अपने पास एज अ एसेट। जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, हार्वेस्टर खरीदा, जबकि ये हार्वेस्टर और ट्रैक्टर तो किसी और फर्म ने बनाया, वो इसका यूज कर रहा है अपने यहाँ फर्दर प्रोडक्शन को करने के लिए। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और इन गुड्स पे किया गया किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर हमारे लिए क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में हमें कभी ये पूछा जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होगा, तो उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आएगा प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लिया जाता है, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लिया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्या होता है, आइए इसको समझा जाए। दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू फेलियर ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये प्रॉब्लम तब होता है जब हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आखिरकार इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझा जाए। जनरली गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कंपनी माइट बी फाइनल गुड्स फॉर इट बट मे बी यूज्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स बाय अदर। देखिए क्या होता है, जब कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स बनाती है तो वो तो उसके लिए उसका फाइनल गुड्स ही कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर शुगर बनाने वाली कोई कंपनी उसने चीनी अगर बनाया तो वो चीनी तो उसके लिए फाइनल गुड्स ही होगा। लेकिन वही चीनी को यूज अगर किसी स्वीट मिठाई वाले ने किया, अगर किसी बेकर वाले ने किया, वो तो उनके लिए क्या गुड्स होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ दीज इंटरमीडिएट गुड्स गेट एडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर किसी मिठाई वाले ने अगर शुगर खरीदा, उसने अपने यहाँ कोई मिठाई बनाई, कोई स्वीट बनाया, तो उस स्वीट की वैल्यू में उसकी प्राइस, अगर उसने रसगुल्ला बनाया, उस रसगुल्ला की कीमत अगर 10 रुपये है, उस 10 रुपये में तो शुगर की वैल्यू एडेड है ऑलरेडी। बट अगर हम इकोनॉमी में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैंने उस शुगर की वैल्यू को भी ऐड कर लिया प्लस उस रसगुल्ले की भी वैल्यू को भी अगर ऐड किया, उस स्वीट की भी वैल्यू को ऐड किया, तो शुगर तो यहाँ 2 बार एडेड हो गया ना।
एक बार मिठाई में और एक बार अलग से। तो यही प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है। इन सच केसेज इफ वी कंसीडर बोथ गुड्स एज फाइनल गुड्स and add in GDP, then the value of these intermediate goods will be reflected twice in GDP। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर हम इन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अगर हम फाइनल गुड्स में ऐड कर ले, हमने ऐड करें अगर, तो ये वैल्यू 2 बार आ जाएगा। Hence, all such goods which are used by other companies or firms are treated as intermediate goods and their values are reduced from the value of total output produced to get exact value of GDP। इसीलिए जितनी भी फर्म्स होती हैं जिन्होंने किसी तरीके का इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किया अपने आप फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, वो क्या करती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अपने फाइनल गुड्स की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देती हैं, ताकि वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू 2 बार रिफ्लेक्ट नहीं हो इकोनॉमी में। और यही है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो आई होप you all are able to understand this concept and this concept is one of the most important topic। so इसको आप डेफिनेटली याद कीजिएगा and I would advise you to learn it in the same manner it is given below। आप जितना टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं उतना ही आपके लिए एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना ईजी रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हम लोगों ने अभी ऊपर के लेक्चर्स में पढ़ा कि फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो चलिए अब हम कंज्यूमर गुड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एज द नेम सजेट्स कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे आइसक्रीम, मिल्क, मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। हमारा यहाँ इंटेंशन इसे बेच के पैसे नहीं कमाना है, हम इसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारी पर्सनल नीड्स हैं, उसे हमने फुलफिल करने के लिए हमने इसे कंज्यूम किया। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाएंगे, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, तीसरा नॉन ड्यूरेबल, चौथा है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब आते हैं कंजम्पशन गुड और आते हैं पहले टॉपिक पे दैट इज ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। देखिए ऐसे नाम का रहा है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जिसे हम काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू काफ़ी महंगी होती है। देखिए जो कोई भी गुड्स अगर बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। आइए इसे टेक्निकल डिफिनेशन को पढ़ते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value which we can use for a very long period of time। और उनकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। इन गुड्स को हम रिपीटेडली कई बार यूज कर सकते हैं जब तक ये पूरी तरीके से वेस्ट नहीं हो जाएं, जैसे टीवी, रेडियो, कार्स, इन्हें काफ़ी लंबे पीरियड तक यूज किया जा सकता है। तो ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेकेंड टॉपिक इज सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। जैसे नाम में क्या करा है, सेमी ड्यूरेबल, जो 1 ईयर से 2 ईयर्स तक ये लास्ट करते हैं, जैसे हमारे क्लॉथेज, हमारे फर्नीचर्स, ठीक है, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सब 1 से 2 साल, एलईडी लैम्प, बल्ब्स, ये 1-2 साल इनकी लाइफ होती है। तो ये गुड्स कहलाते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड कैटेगरी इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल कंजम्पशन गुड्स। देखिए जैसे नाम में लिखा हुआ है सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, मतलब आपको इसे एक बार में कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे यहाँ हैं, आपको एक सिंगल एक्ट में इसे कंज्यूम कर लेना है। हमने अगर सिलेंडर में गैस ऑन किया, गैस जितना ड्यूरेशन पे ऑन रहा, हमने उस पर लाइटर से ऑन किया, उस पर फायर बर्न किया, तो वो यूज लगातार होते जा रहा है, वो वापस उसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। सो सच गुड्स आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। फोर्थ इज सर्विसेज। देखिए सर्विसेज तो आपने पढ़ा भी होगा कि ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील। सो सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, क्या इसका कोई फिजिकल फॉर्म है, नहीं, बट आप इसे फील कर सकते हैं। आपकी जो नॉलेज गेन करनी है, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज सर्विसेज। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कैपिटल गुड्स। देखिए कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एज ए फिक्स्ड एसेट्स यूज करता है प्रोड्यूसर अपने यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। अब प्रोड्यूसर, टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक फार्मर होता, मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा, तो मैं ट्रैक्टर क्यों खरीदूंगा, हो सकता है कि मेरा पहले वाला ट्रैक्टर पूरी तरीके से खराब हो गया हो, तो मैं उसे रिप्लेस करूं, तो ये कहलाता है रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। और
ये भी हो सकता है कि मेरे पास पहले एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड था, अब मैंने काफ़ी मल्टीपल पीसेज ऑफ लैंड को खरीद लिया हुआ है, तो ये कहलाएगा एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, मतलब हमारे कैपिटल स्टॉक में मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, सो एज फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक कि प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा। वो खरीदेगा या तो रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वो खराब हो गया हो, या एडिशन हो सकता है उसके पास पहले से एक मशीन हो, उसका डिमांड बढ़ गया हो, उसे नीड एक और मशीन की हो रही है, तो ये कहलाएगा एडिशन। उसने अपने यहाँ एक और प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक और मशीन खरीद लिया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगले नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स बाय द सीबीएसई बोर्ड इन द एग्जामिनेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स में हर वो गुड्स आएगा जिसकी मदद से हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। These goods includes goods used as raw materials by the producers like wood used to make furniture and goods used as fixed assets by the producers like plant and machinery। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक करके समझाऊंगा। जैसे इमेजिन कीजिए, अगर मेरा प्रोडक्शन प्लांट है, अगर मेरा मिल है, मैंने उस मिल में ऑयल यूज़ किया, मैंने उस मिल में पेट्रोल यूज़ किया, मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, मैंने उसमें और भी मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज किए। अब ये वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स में हर वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बना हुआ है, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे वो नॉन ड्यूरेबल हो, सारे गुड्स प्रोड्यूसर्स गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सब कुछ उसमें आएगा, सर्विसेज वगैरह, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दैट। Unlike fixed assets of the producers, goods used as raw materials are not durable use goods। देखिए, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म हो जाते हैं, वो तो ड्यूरेबल गुड्स नहीं कहलाएंगे। सो दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, हम इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स में ड्यूरेबल प्लस नॉन ड्यूरेबल दोनों आते हैं। ठीक है, दस द सेम वुड कैन नॉट बी यूज टू मेक फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स ऑन दी अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होता है, जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो तो ड्यूरेबल गुड्स हैं, उनको हम काफ़ी लंबे पीरियड तक यूज कर सकते हैं। सो ये कहलाते हैं ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इसीलिए जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल दोनों के दोनों गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स होंगे, इसलिए कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। देखिए, कंज्यूमर गुड्स से डायरेक्ट कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर गुड्स से, लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्ट लोगों की वांट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कंजम्पशन गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड्स व्हेन परचेज्ड। कंज्यूमर गुड्स को हाउस होल्ड यूज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है अपने यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए। कंजम्पशन गुड्स पे किया गया किसी भी प्रकार का खर्चा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेयर एज एनी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, कंज्यूमर गुड्स का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उससे लोगों की वेलफेयर होगी, लोगों के वांट सेटिस्फाई होंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होने से इकोनॉमी में क्या होता है, आउटपुट, इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है, जीडीपी हमारी बढ़ती है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट्स होते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो भी कंज्यूमर्स द्वारा किया गया टोटल एक्सपेंडिचर
क्या कहलाएगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर कंज्यूमर्स कौन होते हैं, क्या सिर्फ हम आप जैसे लोग ही कंज्यूमर्स होते हैं? नहीं, कंज्यूमर मतलब हर वो पर्सन जो किसी और से, किसी प्रोड्यूसर से कोई सामान खरीद रहा है अपने नीड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। वो हाउस होल्ड भी होता है, वो गवर्नमेंट भी होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। सो दस the aggregate consumption expenditure is equal to consumption expenditure by household plus consumption expenditure by government plus consumption expenditure by NPO। इस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से समझिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैंने कहीं 10 रुपये लगाया है, वो 20 रुपया हो गया, तो ये क्या हुआ, मेरा कैपिटल बढ़ा, मेरी पूंजी बढ़ गई। तो इंक्रीज को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। ये ट्रायंगल के साइन को हम डेल्टा बोलते हैं, और के को रिप्रेजेंट किया जाता है इंक्रीज इन द चेंज इन द स्टॉक, इंक्रीज इन द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारे यहाँ कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, इसका मतलब हमारे यहाँ कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। और ये नाम कैपिटल फॉर्मेशन हमें चैप्टर 4 दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसमें भी हमें ये पढ़ना रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा के। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए? देखिए जितना भी हमारे यहाँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अगर हमारे यहाँ इकोनॉमी में ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे तो फार्मर्स प्रोडक्शन करेगा, खेती होगी, आउटपुट इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सेकेंड टॉपिक इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। हमारे यहाँ जितना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितने ज़्यादा इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्शन करने की क्षमता भी इंक्रीज होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास कोई एक मशीन हो हमारे घर में जिससे हम पर डे 10 रोटी बनाते हैं, कल को हमारे पास अगर वैसे एक और मशीन आ जाएगी तो हम अब 20 चपातीस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी और हमारा आउटपुट दोनों इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इंक्रीजेज द जीडीपी। टोटल आउटपुट जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, हमारी जीडीपी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होने से हमें ये सारे फायदे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री हम किसे कहते हैं? इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हमारे इन्वेंट्री स्टॉक में जो चीज़ें रखी हुई हैं, हमारे पास जिस भी चीज़ का स्टॉक हो। स्टॉक किसका हो सकता है? स्टॉक फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। जैसे एक अगर किराने की दुकान है तो उसके यहाँ जितने भी सामान वो स्टोर करके रखा हुआ है, वो सब के सब क्या है? इन्वेंट्री कहलाएंगे। वो फिनिश गुड भी हो सकता है, वो सेमी फिनिश भी हो सकता है, और वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर सपोज मेरा होटल है, मैं होटल में अगर मैं पनीर की सब्जी बनाता हूँ, तो मेरे पास पनीर अगर सफिशिएंट मात्रा में मेरे पास स्टॉक होगा, तो मैं कंटिन्यूसली मैं उसका प्रोडक्शन मैं अपने दुकान पे, मैं अपने होटल में पनीर की सब्जियां बना के नॉनस्टॉप सप्लाई कर सकता हूँ। मुझे किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल होता है, तो मार्केट में अगर सपोज प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो हमारे पे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो इनकेस सपोज प्राइसेस अगर बढ़ गई और हमारे पास पहले से सफिशिएंट स्टॉक है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। सो आई होप फ्रेंड्स these both concepts आर क्लियर टू यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज,
एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। तो एक बात बताओ, प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स इक्विपमेंट्स चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की, और इन्वेंट्री एसेट्स भी होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इन्वेंट्री इज लाइक अ करंट एसेट, तो करंट एसेट की बात हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे बात हो रही है फिक्स्ड एसेट्स की, मशीन्स इक्विपमेंट्स की। तो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में और उसका यूज़ कंटिन्यूस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यूज़ में गिरावट होंगे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब वैल्यू में जो गिरावट होती है, जो वैल्यू वो फॉल करती है, वो मेनली 3 रीजन की वजह से करती है। नॉर्मल वेयर एंड टीयर, रेगुलर यूज होगा, कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा। आप फ़ोन रोज़ यूज़ करते हो, रेगुलर यूज़ करोगे तो डिस्प्ले पर हल्के से स्क्रैचेस तो आएंगे ही आएंगे। कैमरा को बार बार पॉकेट में रखोगे, निकालोगे तो हल्के से तो स्क्रैचेस आएंगे ही आएंगे। तो ये कराता है नॉर्मल वेयर एंड टियर। एक्सीडेंटल डैमेज, गलती से फ़ोन आपके हाथ से छूट के गिर गया, आपका टेम्पर ग्लास टूट गया, दिस इज एक्सीडेंटल डैमेज। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब मैंने फ़ोन लिया, मैं जान रहा हूँ आज से 5 साल बाद इस फ़ोन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मुझे इसका मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू नील हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। तो इस टर्म को जरूर याद रखना, क्योंकि चैप्टर 4 जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पे हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से डिप्रिसिएशन भी मिलेगा। या तो क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया रहे या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दोनों सेम चीज़ें ही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। देखिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस कई बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। सो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखो स्टॉक होता है जब हम किसी भी वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम पे। जैसे मैं बोलूँ आज मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं, तो जब भी हम इस तरीके से चीज़ों को मेजर करेंगे, आज हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि इन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम पे, तो वो कहलाता है स्टॉक। और फ्लो जब हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर कि पिछले 1 साल में, पिछले 24 घंटे में, पिछले 1 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, तो जब भी इस तरीके के टर्म्स रहते हैं तो वो कहलाता है फ्लो। और यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम मैंने दिए हैं, इन नाम का आप ध्यान से इन नामों को आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक रेफर करता है किसी वैल्यू को जो वेरिएबल को जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो रेफर करता है ऐसे किसी वेरिएबल को जिसे हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं मेजर होता है, फ्लो टाइम डायमेंशनल होता है, इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, देखो स्टॉक और फ्लो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। स्टॉक से फ्लो अफेक्ट होगा, फ्लो से स्टॉक अफेक्टेड होगा। जैसे हमारे पास जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा, हमारे पास उतनी ज़्यादा क्या होगी, पूंजी होगी, उतने ही हमारे पास क्या होगा, पैसे आएंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। देखो इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए हमें सर्विसेज की आवश्यकता होती है। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें लैंड की आवश्यकता होती है, हमें लेबर की आवश्यकता होती है, हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स की हमें आवश्यकता होती है। तो आखिरकार अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसे प्रोडक्शन करना है, तो उसे ये 4 चीज़ें कहाँ मिलेंगी, वो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के पास। क्यों, क्योंकि उनकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स ये हमें हाउस होल्ड से लेना होता है। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर वो प्रोडक्शन यूनिट को हम कहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो क्या करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, हायर करेगा, क्या हायर करेगा, सर्विसेज। किससे, हाउस होल्ड से। क्यों, क्योंकि उसे प्रोडक्शन प्रोसेस करना है। थर्ड टॉपिक इज गवर्नमेंट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर यूनिट भी है जो प्रॉफिट के लिए भी काम कर रही है और जो वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या होता है, वो
सर्विसेज भी ऑफर करते हैं गवर्नमेंट। आपको पता होगा कई सर्विसेज जैसे बीएसएनएल हो गए हैं, जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन ये प्रोड्यूसर भी है और ये वेलफेयर का भी काम कर रही है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल सेक्टर में जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, जब हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते हैं, हम क्यों करेंगे? ताकि हमें क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज मिले, फॉरेन करेंसी मिले, हमारे यहाँ एफडीआई आए। तो ये हम कैसे करते हैं, किन की मदद से करते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मदद से करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। देखो इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है? इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है, एक इकोनॉमी में हमने अभी पढ़ा कि 4 तरीके के सेक्टर होते हैं। प्रोड्यूसर, उससे पहले हाउस होल्ड को लिखने दो, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देखो हाउस होल्ड को पैसे की जरूरत है तो वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाकर काम करेगा, वो गवर्नमेंट के यहाँ जाएगा काम करेगा। अगर गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ प्रोड्यूसर यहाँ पे प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो और गवर्नमेंट को काम करवाने के लिए क्या चाहिए? हाउस होल्ड की सर्विसेज चाहिए। गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रन करने के लिए एफडीआई चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, हमें हाउस होल्ड सेक्टर से, प्रोड्यूसर से हमें टैक्सेस चाहिए, नॉन टैक्स रिसीव्ट चाहिए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दुनिया के दूसरे देश हैं, उन्हें भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता है। जैसे हमें ऑयल चाहिए, ऐसे ही बहुत से कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल खरीदते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ को वेपन्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल्स चाहिए। तो सारे कंट्रीज़ क्या है, एक दूसरे में डिपेंडेंट हैं। तो आप इसे ये देख रहे हो कि ये चारों सेक्टर्स क्या हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से इनके बीच में किस चीज़ का फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी का फ्लो होता है, क्योंकि फ्री में तो चीज़ें मिलेंगी नहीं, आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए आपको मनी देना होगा। तो यही कहलाता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। आइए इसको आप डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईच सेक्टर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। The household sector depends on the producer sector for the supply of goods and services needed for the कंजम्पशन। देखो हाउस होल्ड को कंजम्पशन का ये हमें गुड्स एंड सर्विस की आवश्यकता है। हम मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं, हम मार्केट से मोबाइल के रिचार्जेस कराते हैं, हमें सैलरी चाहिए, हमें इनकम चाहिए, तो हमारी तो नीड है, हमें कंजम्पशन पूरा करने नीड चाहिए। तो हमें नीड कहाँ से पूरा होगा? हम प्रोड्यूसर के यहाँ जाके जब काम करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। उसी तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पे, क्योंकि इनके पास पैसा है, कैपिटल है, लेकिन इनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये किस पर डिपेंडेंट हो गए? हाउस होल्ड पे। और हाउस होल्ड किस पर डिपेंडेंट हो गया? प्रोड्यूसर पे। अब गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर है। अगर गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो इसे भी किसकी सर्विसेज चाहिए? हाउस होल्ड को। गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर है, गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए, बेनिफिट करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इस काम करने के लिए टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली वो इसके लिए डिपेंडेंट है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर दोनों के ऊपर में। गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए फॉरेन एफडीआई चाहिए, करेंसी चाहिए, तो उसके लिए किस पर डिपेंडेंट है? वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर। अब जैसे हम आप क्या हैं, एक कॉमन सिटीजन है, हम हाउस होल्ड, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं, पुलिस की सर्विसेज हैं, आर्मी सर्विसेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, रोड्स, हाईवेज़ के लिए। तो ये कहलाता है इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से इनके बीच में 2 तरीके के फ्लो होते हैं। एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और दूसरा फ्लो ऑफ मनी होता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखो इंटरसेक्टोरल फ्लो, मैंने ऊपर में बताया कि इंटरसेक्टर डिपेंडेंस की वजह से ही इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है। इंटरसेक्टोरल फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आप यहाँ देखो, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाके क्या किया? उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? इसे सामान बेचा, गुड्स दिया। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो जब इकोनॉमी के बीच में, अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बीच में जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो ये कहलाता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड ने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किए और बदले में प्रोड्यूसर के यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, जिसका कंजम्पशन हाउस होल्ड करेगा। तो ये कैसा फ्लो हुआ? रियल फ्लो। अब जब हाउस होल्ड ने काम किया होगा, जब हाउस होल्ड यहाँ प्रोड्यूसर पास जाके सर्विसेज दिए, तो फ्री में तो देगा नहीं, इसे तो पैसा चाहिए होगा, सैलरी इनकम चाहिए होंगे। तो उसके बदले में, सर्विसेज देने के बदले में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड्स एंड सर्विसेज जो इसने प्रोवाइड किया, उसके बदले में उसे पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा।
तो ये कहलाएगा मनी फ्लो। अब जब इसे पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, वो खर्च करेगा पैसे किस पे, सामान खरीदने पे। और जब सामान खरीदने में पैसे खर्च करेगा तो ये पैसा कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा। तो ये फ्लो क्या कहलाएगा, मनी फ्लो। तो अगर इन शॉर्ट में आपको एक सिंगल डायग्राम बना के मैं समझाऊं अगर, तो वो ऐसा होगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्ड यहाँ जाके काम किया, इसने क्या दिया, सर्विसेज प्रोवाइड किए। जब इसने सर्विसेज प्रोवाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुए, जिनका कंजम्पशन करने की आवश्यकता किन्हें है, हाउस होल्ड को है। तो देखो जब यहाँ पे पहले केस में जब इसने सर्विसेज यहाँ पे दिए तो इसके बदले में इसे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पेमेंट ऑफ। मैं यहाँ सैलरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ईजी होगा, हालांकि इसे इनकम बोल सकते हैं आप, फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और जब इसे फैक्टर पेमेंट होगा तो जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इसने कंजम्पशन किया तो ये इस पर क्या करेगा, ये पैसे खर्च करेगा, खरीदेगा तो पैसे खर्च होंगे। तो ये कंबाइंड सिंगल डायग्राम जब हम चार्ट बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब होता है दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो इकोनॉमी में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप, देखो इकोनॉमी में 3 प्रोसेसेस मेनली होते हैं, ठीक है। जैसे पहला फेज है फेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो इकोनॉमी में सारा काम स्टार्ट कैसे होता है, प्रोडक्शन के करने से। प्रोडक्शन होगा तभी तो लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर मैं प्लांट लगाऊंगा तब तो आप लोगों को जॉब मिलेगा। तो कोई पर्सन है, कोई एक इंटरप्रेन्योर है, कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई एक बिजनेसमैन है, उसने अगर फैक्ट्री सेटअप किया, उसने कोई इंडस्ट्री सेटअप की, तो इंडस्ट्री सेटअप करना पहला प्रोसेस होता है। जब ये सेटअप करेगा तो ये हाउस होल्ड को हायर करेगा अपने पास काम करने के लिए। इस फैक्ट्री में कौन काम करेंगे, हाउस होल्ड लोग, हम आप जैसे लोग काम करेंगे। तो जब हम अपने सर्विसेज देंगे तब हमें क्या मिलेगा, पेमेंट, जिसे कहा जाता है सेकेंड स्टेप, दैट इज इनकम जनरेशन। हमें सैलरी मिलेगी। अगर मैंने अगर लेबर सर्विसेज दिए तो मुझे सैलरी मिलेगी। मैंने अगर कैपिटल दिए तो मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यस और नो। तो अगर मैं इंटरप्रेन्योर सर्विसेज दूंगा तो मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो ये कहलाता है सेकेंड स्टेज, दैट इज फेज ऑफ इनकम जनरेशन। और जब ये पैसे मुझे मिलेंगे तो भाई मेरी नीड्स एंड वांट है, मेरी कुछ नीड्स हैं सर्वाइव करने के लिए, तो मैं उस पैसे को खर्च करूंगा। पैसे खर्च होंगे तो मैं अगेन वापस से प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनूंगा, मैं अगेन जॉब पे जाऊंगा, मैं अगेन काम करूंगा। तो ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होते रहता है। तो इसे ही कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। I hope friends this is clear to you all. चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और ये रहा एक डायग्राम। देखो यहाँ पे जो सर्कल फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में जाए। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो यही हमारा है डायग्राम। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ये थ्योरी बना के, ये थ्योरी लिख के आप इसके साथ साथ में इसका ये डायग्राम भी बनाएं, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त होता है। एंड आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स इजीली समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करना, मैं कमेंट में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू आर हैप्पी, आपको ये लेक्चर्स ये सारे वीडियोज़ अगर अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और भी दूसरे स्टूडेंट्स में इसे शेयर करना। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।